इवेंट, फिजिक्स की डेफिनेशन होती है एनी इवेंट अकरिंग इन द नेचर, ठीक है, उसकी स्टडी करना और उससे एसोसिएटेड लॉ बनाना, राइट। एनी इवेंट अकरिंग इन द नेचर, उसकी स्टडी करना और उससे एसोसिएटेड लॉ बनाना, ये फिजिक्स होता है। फिजिक्स में पूरी फिजिक्स को हम लोग 4 फील्ड में बांट सकते हैं। फील्ड का मतलब आप समझते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। फील्ड वर्ड का मतलब आप इंग्लिश में जानते हो कि फील्ड वर्ड क्या होता है आपका। पहला होता है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन का चैप्टर। अभी मैं बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मैं सिंपल बता रहा हूं कि 4 चीजों में पूरी दुनिया इन 4 फील्ड पे डिफाइन की जा सकती है। पूरा यूनिवर्स, नॉट ओनली अर्थ, पूरा यूनिवर्स हम लोग इन 4 फील्ड पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा था जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिसिटी से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब तक फील्ड हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम उसके आगे की चीज डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। और एक तीसरी चीज के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन क्लास 10th में पढ़ रहे हो। एक और चैप्टर है आपका, चौथा चैप्टर फिजिक्स का, क्या है वो? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नहीं, लाइट तो हो गया। एक तो लाइट आपका सोर्सेस सोर्सेस ऑफ ऑफ एनर्जी। एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 10th में सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, लेकिन ये भी चैप्टर क्लास 12th में रिपीट होता है। और ये जो फील्ड होती है इसको हम लोग बोलते हैं मैटर फील्ड, ठीक है, मैटर फील्ड, राइट। तो आपको क्या पता है, ये चीज आपको किसी ने बताई है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम थोड़ी सी करंट चलती रहती है, ठीक है। वी आर ऑल्सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर, राइट। तो आप पूरी दुनिया में यह बताया गया कि भाई पूरी फील्ड को हम लोग 4 तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज इसमें डिफाइन होगी इन 4 चीजों के अंदर ही डिफाइन होगी। और फील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड वर्ड का मतलब होता है एरिया, ठीक है, राइट। नाउ एक ना कभी YouTube पे जाके ढूंढना, ये आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, जस्ट ढूंढना, मैं उसका बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी 12th में। यूनिफाइड थ्योरी, ये वो आखिरी थ्योरी है जिसपे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी काम कर रहे थे। और ये यूनिफाइड थ्योरी क्या है पता है? यूनिफाइड थ्योरी ये थ्योरी है जिसमें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये बताया कि भैया ये चारों फील्ड को मिला के एक फील्ड बनाई जा सकती है, और वो मैं बना सकता हूं। उन्होंने बोला था मैं बना सकता हूं, और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर, मतलब लास्ट में वो उसी पे अपनी रिसर्च कर रहे थे। सबसे आखिरी थ्योरी थी उनकी। अगर ये पॉसिबल हो जाता, अगर आइंस्टाइन जी के जिंदा रहते रहते ये चीज हो जाती, तो आज की डेट में दुनिया का स्वरूप ही कुछ और होता, दुनिया पलट जाती। पता फिर क्या होता? फिर ये होता कि मान लो हमें मोदी जी बहुत लग रहे हैं, लेकिन पता है कि उनका शरीर तो बुढ़ा हो रहा है, तो आज नहीं तो कल उनकी डेथ होगी। तो हमने क्या किया, मोदी जी का एनर्जी को रिसोर्स सेव कर लिया और उसको हमने किसी यंग आदमी में डाल दिया। तो फेस तो बदल जाएगा, लेकिन मोदी जी पूरे लाइफ टाइम जिंदा रहेंगे। ये पॉसिबल था अगर ये यूनिफाइड थ्योरी हो जाती तो। कैसे, क्या, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत हायर मैथमेटिक्स है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसी बहुत बहुत सारी थ्योरी दी जो लोगों को बहुत दिनों बाद समझ में आई, जिसको एक है आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। एक तो आपने पढ़ते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक तो हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और एक आइंस्टाइंस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये आपने सुना नहीं होगा शायद, ठीक है। सन 2019 में कंप्लीट सोलार एक्लिप्स हुआ था। सन 2019 में कंप्लीट सोलार एक्लिप्स हुआ था, और उस समय यह पाया गया आइंस्टाइंस लॉ या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या आइंस्टाइंस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल सही है। यानी न्यूटन्स लॉ से एक कदम आगे अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये चीज सही है। और उन्होंने क्या प्रूफ किया था कि टाइम इज वेरिएबल, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि ये चारों थ्योरी को कोई ना कोई दूसरा साइंटिस्ट कंबाइन कर दे उनकी थ्योरी की रिसर्च को पढ़ करके। लेकिन आइंस्टाइन जी को मरने के करीब 50 साल के बाद ये प्रूफ हुआ, और इसी साल का नोबेल प्राइज
अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस साल का 2020 में डॉक्टर रोजर पेनरोज को दिया गया है, और वो भी इसी चीज के लिए दिया गया है कि उन्होंने भी ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर कुछ रिसर्च है, ब्लैक होल के ऊपर कुछ रिसर्च है, और वो भी ब्लैक होल की रिसर्च कहां से निकल के आई थी? आइंस्टाइन की थ्योरी से निकल के आई थी, राइट। तो आज जाके उनकी बताई हुई थ्योरी धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रही है, राइट। तो इसी में से एक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का मतलब होता है कि ये पूरा एक एरिया है, ये पूरी अपने आप में एक रामायण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आती है जिसमें हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं? That the flow of charges through a circuit. सर्किट जरूरी नहीं है कि हो, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को नहीं बोलता। इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर सुनते जाओ। एक होता है आपका स्टैटिक, ठीक है, और एक होता है आपका डायनेमिक, राइट। इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। एक होता है आपका स्टैटिक और एक होता है आपका डायनेमिक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी के अंदर भी चार्ज है, हम कंडक्टर हैं। तो मैं एक एग्जांपल हो गया खुद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज, ठीक है। सबसे पहले हमें चार्ज वर्ड को समझना पड़ता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चार्ज? ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि इस चार्ज का मतलब क्या है, ठीक है। तो चार्ज वर्ड का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको सिंपल, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, सबके अंदर नहीं होगी, सबके अंदर नहीं होगी। किसके अंदर होगी? कंडक्टर के अंदर होगी। कंडक्टर कौन होगा? कंडक्टर कौन होगा भाई? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा इसको, ये अदरवाइज टाइप का एग्जांपल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। एक मैंने ऐसे करके ना एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, इसको एक हिस्से पे मैंने मैंने पकड़ के रखा या बांध दिया कहीं पे, और मैंने बोला यार मेरे को इसको तोड़ना है, ठीक है, मैंने बोला कि भाई इसको मेरे को ना तोड़ना है। तो आप कहां पे फोर्स लगाना पसंद करोगे कि जिससे जल्दी टूट जाए, कम ताकत लगाएं टूट जाए? बीच में से पकड़ेंगे और उसको ऐसे कर देंगे, तड़का देंगे। नहीं नहीं नहीं, एक साइड से तो ये बंधा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, So ऐसे ग्रेविटेशनल पुल पे। सबसे लास्ट में कॉर्नर पे, ठीक है। सबसे इजी तोड़ना होगा जब सबसे कोने पे इसको दबाओगे, ठीक है, तब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो वही चीज आपके सर, इलेक्ट्रॉन ऐसा के क्यों? साथ भी, वही चीज आपके बेटा आपकी वॉइस थोड़ी कटी, आपने कुछ पूछा? यस सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसा। अगर हम बीच में ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बीच में ज्यादा फोर्स लगाओगे, बिल्कुल आपने सही बोला, बीच में ज्यादा फोर्स लगाओगे। मैं क्या बोला? कम मेहनत में कब टूटेगा? जब आप कोने पे फोर्स लगाओगे। जब कोने पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है, लंबाई जो है, वो भी आपको हेल्प करेगी। अरे आप अपना एग्जांपल सोच के देखो, ठीक है, अगर मान लो आपका कभी गलती से आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे इजी टूटना क्या होता है हमारा? ये कलाई, ठीक है। जितना आप अपने सेंट्रल बॉडी से, जितना आप अपने सेंट्रल बॉडी से दूर जाओगे, अपने हाथ को पूरा लंबा फैलाओगे, जितना आप अपनी सेंट्रल बॉडी से दूर जाओगे, वो जो आपकी क्या बोलते हैं, बोन है, वो जल्दी टूट सकती, ठीक है, कम फोर्स में टूट सकती। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आराम से, कम फोर्स में टूट सकती। अगर आपकी कंधे की कॉलर बोन को टूटना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि सेंट्रल बॉडी के बहुत पास है, बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसमें मतलब जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेंट्रल बॉडी से, वो बहुत अच्छा है। सिमिलरली आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर में सेंटर पे प्रोटॉन होते हैं, सेंटर पे क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन होते हैं, और बाजू में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो आपका नेगेटिव चार्ज है, सेंटर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? पॉजिटिव sir. चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो भाई जो इस न्यूक्लियस के पास है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
क्यों ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सोच रहे हैं हम लोग। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे फोर्स आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स कम लग रहा है, और ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है उनका, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन। और भी फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन वो हायर क्लासेस में जाओगे तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना ही समझो, जो आउटर मोस्ट शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फ्री वर्ड से हम क्या समझते हैं, फ्री का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हर बुक में लिखा रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री वर्ड? फ्री वर्ड का मतलब क्या है? सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली सही बात yes. है। ये क्या है कि ये अब देखो फ्री वर्ड का मतलब क्या है कि ये वो इलेक्ट्रॉन है, राइट, जो अगर हम ताकत लगाएं तो ये यहां से बाहर जा सकते हैं। और दूसरी चीज, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। केमिस्ट्री की भाषा में अगर आप समझो तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां पे अंदर आ भी सकते हैं। मतलब ये फ्री टू मूव है। ठीक है, फ्री वर्ड का मतलब है फ्री टू मूव है ये, राइट। तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर सकते हैं, मेरे को समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो न्यूट्रल कंडीशन होगी, कभी भी समझने की कोशिश करो, जब न्यूट्रल कंडीशन होगी, यहां पे देखो बेसिक डेफिनेशन चार्ज की जो लिखी हुई है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बिल्कुल सही बात है, कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब मैटर समझ लो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ भाई, मुझे आप चार्ज को, जैसे मास होता है, जैसे आपका लेंथ हो गया, जैसे आपका टाइम हो गया, ठीक है, तो वैसे ही चार्ज जो है वो मेरी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक करंट एक बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अपने आप नहीं आएगी, ठीक है। चार्ज अपने आप नहीं आएगा। क्यों अपने आप नहीं आएगा? क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में जब एटम खाली है, तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये आपस में बराबर होते हैं। इतना आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतना आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, मुझे जल्दी फटाक से बता दो, एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी पार्टिकल का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स The एंड number नंबर of ऑफ प्रोटॉन electron. बहुत, और अरे प्रोटॉन। अरे 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 अरे, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे अचानक अचानक में। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस सर, नंबर ऑफ वही तो इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ ठीक प्रोटॉन्स है। होते हैं एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ, बेटा इलेक्ट्रॉन की तो गिनती नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसका तो भरोसा ही नहीं है, भरोसे लायक आदमी नहीं है ये। आखिरी वाले तीन खाली है, निकल लेंगे धीरे से, तो आपका एटॉमिक नंबर बदल गया, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट भी नहीं, वो बिल्कुल ही भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन को हटा ही दो यहां से। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम पूरे एटम को सिर्फ न्यूक्लियस पे डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, कि हम पूरे एटम को सिर्फ न्यूक्लियस पे डिफाइन करते हैं, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में भी करता है और इलेक्ट्रिसिटी में भी करता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जब न्यूट्रल कंडीशन है तो प्रोटॉन मेरा समहाउ, इलेक्ट्रॉन मेरा समहाउ इक्वल है। अच्छा, हमें देखो ऐसे भी नहीं पता होता, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, न्यूट्रल कंडीशन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब न्यूट्रल कंडीशन को मेरे को हटाना है, राइट। अगर मुझे न्यूट्रल कंडीशन को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी सर अगर या मुझे तो इलेक्ट्रॉन को हटाना है, गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो तो वो आप मेरे को इफेक्ट बता रहे हो, ठीक है, वो आप मेरे को इफेक्ट बताए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बहुत सही, शेयरिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ सही है। आप फिजिक्स की भाषा में सोचो, फिजिक्स की भाषा दो शब्दों से चलती है, पूरी फिजिक्स सिर्फ दो शब्दों पे बनती है, फोर्स और एनर्जी, है ना। ये क्लास 11th में आओगे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैंने बहुत सारे आईटी एडवांस स्टूडेंट मेरे पास से निकले हुए हैं। फोर्स और एनर्जी, पूरी फिजिक्स सिर्फ दो शब्दों में बनती है, फोर्स और एनर्जी। तो बिना मर्जी के, बिना फोर्स लगाए कोई चीज मूव नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं होगा, मेरे को एक्सटर्नल एजेंट तो लाना पड़ेगा। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि हमारे हवा में, ठीक है, बहुत सारे आयंस मिलते हैं, ये वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं होते हैं, वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। आपने बिजली गिरती देखी होगी,
अरे बिजली तभी गिरेगी ना जबकि वहां से लेके यहां तक उसको कंडक्शन मिलेगा। हम तो बोल ही रहे हैं ना बिजली गिरना, ठीक है, लाइटनिंग, थंडरिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। बिजली गिर रही है कहीं पे, इसका मतलब चार्ज आपका आसमान से लेके जमीन तक आ रहा है, तो कंडक्टर लाइन से मिलते जा रहे हैं तभी तो आ रहा था। वो कंडक्टर कौन है? दोस कंडक्टर्स आर द आयनिक पार्टिकल इन द एयर। एयर में आयनिक पार्टिकल कहां से आए? अभी तो हमने बात करी कि भैया न्यूट्रल स्टेट में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो ये आयन बने कैसे? क्योंकि एयर में फ्रिक्शन है, अगेन एक्सटर्नल एनर्जी। कुछ कुछ पार्टिकल क्या होता है जिनके पास कम एनर्जी में आयन बन जाते हैं, वो अब वो कितने एनर्जी में बनेंगे वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ पार्टिकल जो कम एनर्जी में आयन बन जाते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि एयर के फ्रिक्शन से ही वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, राइट। तो वो आयन बन गए, इसका मतलब वो चार्ज हो गए, वो चार्ज हो गए, उनके ऊपर चार्ज आ गया। तो चार्ज का मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है या तो ये चला जाए। अब इलेक्ट्रॉन मेरा यहां से निकल गया, मान लो न्यूट्रल स्टेट में था, मैंने बाहर से कहीं एनर्जी दी। अब ये एनर्जी किसी भी तरीके की हो सकती है। देखिए जैसे कि देखो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल आपको लिख के दिए हुए हैं कि भाई अगर मान लो आप ग्लास रॉड को, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए एग्जांपल है, मैंने उन्हीं को लिया, सिल्क रॉड से रगड़ते हो तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कंडक्टर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मेरे यहां से निकल गए तो क्या हुआ, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, है ना, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो अगर आपका प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ नेचर, नॉट ओनली एटम, दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ नेचर, ये लॉस हो ही नहीं सकते। तो ये अगर यहां से निकला तो कहीं और जाएगा, जिस जगह पे जाएगा वहां क्या करेगा, वहां प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल में रहना चाहता है एटम, ठीक है, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। इज दैट क्लियर? यहां तक के मामला समझ में आ रहा है? सर बहुत बढ़िया Yes, सर। ठीक है। तो हाँ बेटा, सर यस सर, अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखो प्रोटॉन, ये हमें समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है चार्ज कितना होता है, चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने बताया मास बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, वैसे चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है। इसको मेजर करना, ठीक है, इसको नापना पड़ेगा। नापेंगे कैसे, ठीक है, नापना, आपको कोई बोले भैया आपका वेट बताओ, भैया अपना वजन बताओ, तुम्हारा कितना किलो वजन है, तो आप थोड़ी बोलोगे यार कि चलो मेरे को फॉर्मूला दो मैं पुट करके बताता हूं मेरा वजन। ऐसा थोड़ी होता है, हमें वेइंग मशीन पे खड़ा होना पड़ता है, नापना पड़ता है। आपको अगर मैं कोई सामान दूं, बोले यार इसका लेंथ बताओ, तो आप थोड़ी बोलोगे अरे सर फॉर्मूला लगा के बताता हूं, नहीं, आप उसको नापोगे। तो ये बेसिक क्वांटिटी जो होती है ना, इसको नापना पड़ता है हमेशा। तो ये ऐसी चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी, तो इसको हमें नापना पड़ेगा। अब नापे कैसे? अब सवाल ये उठता है कि नापें कैसे। तो नापने के लिए क्या होता है कि अभी अभी हमने क्या बात करी, ठीक है, हमने बहुत सिंपल सी बात करी कि भैया आपका जो चार्ज है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, आपका जो चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। आज ना पता नहीं है जूम ना बीच बीच में हैंग हो रहा है आज, ठीक है। तो आपका जो चार्ज अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, समझने की कोशिश करो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुए, आपके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, वो तो आप काउंट कर लोगे एक एटम में। अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, कि मान लो मैंने आपको बोला कि यार आपके पास ना सपोज करो कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम है, ठीक है, बताओ इसमें चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लोगों ने क्या बताई कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, किसमें, एक एटम में। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर मैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मेरे को नेट चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज, मेजरमेंट ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज को मैंने मेजर कर लिया साहब, मैंने बता दिया कि मेरे पास कितना चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। एल्यूमिनियम को जब मैंने घिसा, मैंने बाहर से एनर्जी दी, फ्रिक्शनल एनर्जी दी, किसी भी तरीके से एनर्जी दी मैंने उसको, ठीक है। मैंने उसको बाहर से बैटरी लगा दी, तो मुझे पता था कि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इतना आपने ही पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे को तो एक एटम से 3 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे वो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? मैंने क्या बोला, जैसे 10 ग्राम है, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। निकाल सकते हो ना, बिल्कुल। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपको आता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या करो, इसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल गया क्या आपको, नंबर ऑफ एटम्स। एवोगाड्रो नंबर का मतलब तो ये होता है, नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। आप तो आप चैंपियन हो, आपको फॉर्मूला पता ही है, आपको पता चल गया फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में। एक एटम में 3 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम आप निकाल चुके हो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपको देखो, सोच के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि खाली 10 ग्राम की अगर हम बात करें तो कितना सारा चार्ज मेरे को एक बार में मिल सकता है। तो ये मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में होता है चार्ज। जैसे ही आप एनर्जाइज करते हो, बाहर से एनर्जी दोगे, बिना बाहर से एनर्जी दिए चार्ज नहीं आएगा भाई, अपने आप पैदा नहीं होगा, वो न्यूट्रल में रहेगा। चार्ज को आपको पैदा करना पड़ेगा, और चार्ज पैदा कहां होगा, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टर होगा, ठीक है। जुड़ गई ना कहानी आपस में सबकी, राइट। सारी कहानी जुड़ गई, मुझे समझ में आ गया कि भैया मेरा कंडक्टर कैसे काम करता है, राइट। यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। अब देखो, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज में, हमारे चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, तो आपसे पूछ रहा है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाएंगे। समझ रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाएंगे। तो देखो, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए यहां क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। और एक कूलम है सर, ये एक कूलम, ठीक है, एक कूलम है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यही तो निकालने बोल रहा है आपको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n ही तो पूछ रहा है आपसे। और इंटू ई की वैल्यू तो फिक्स है, आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये तो फिक्स है आपकी, ठीक है। अब क्या करो, कुछ फॉर्मूले में रख लो, ठीक है। एक कूलम इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसको सॉल्व करो तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। सोचो, देखो, खाली एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, है ना। थोड़ा सा इसका मतलब वैल्यू सोच के देखो आप, है ना, कितनी खतरनाक है। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, राइट। और एक कूलम चार्ज बहुत ज्यादा चार्ज होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है एक कूलम, ठीक है। जनरली हम जो डिस्कस करेंगे, चार्ज की वैल्यू हमारी माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, इसमें आती है, ठीक है। तो ये बात तो यहां समझ में आई कि चार्ज कैसे, क्या होता है, पहले हमने ये समझा, ठीक है। अब ये चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझा, यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये उठता है कि यार, मान लो, मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, कि ये चार्ज आता कैसे? हर बार बैठ के मैं थोड़ी ना रगड़ूंगा, बैठ के उसको घिसता रहूंगा, ठीक है। एक तो हमें तरीका समझ में आ गया, फ्रिक्शन, जहां भी फ्रिक्शन होगा चार्ज आएगा। तो क्या मैं एक एक मटेरियल पकड़ के तो घिसता है, थोड़ी पॉसिबल, घिसूंगा थोड़ी मैं। तो ये चार्ज, किसी चीज को चार्ज करेंगे कैसे, है ना, किसी चीज को चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है कभी कभी, कि ना एग्जाम का टाइम आया, है ना, ये सब सारे ट्रिक्स ना पापा मम्मी हमारे ऊपर लगाते हैं। एग्जाम का टाइम आया, शाम को पापा ने आपको अपने साथ आधे घंटे बिठाया और उन्होंने आपको बोला कि बेटा यू कैन डू इट, ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बिल्कुल 100% ला सकते हो। आधे घंटे उनकी मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद ना हम चार्ज हो जाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगा,
राइट, एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर लगा और मैंने क्या बोला, ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, ठीक है, आप चार्ज हो गए और आपका उस दिन खूब अच्छे से पढ़ाई होगी। और ये बात आपके पापा ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इसको मोटिवेट करूंगा तो ये पढ़ेगा या पढ़ेगी, ठीक है। टीचर्स भी आपके साथ ये करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर आपके साथ में काम किया, राइट, एक तरीका हुआ। तो देखो चार्ज भी ना उसी तरह, किसी भी मैटर में भी चार्ज यही दो तरीके से एक्सटर्नल फोर्स से आता है। तो एक्सटर्नल फोर्स से बार बार चार्ज को पैदा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं फ्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो मैं कुछ ऐसा तरीका ढूंढता हूं जिससे मेरा चार्ज अपने आप प्रोड्यूस होता रहे। तो वो तरीका क्या है, वो तरीका है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैं आपको बहुत मिलियन डॉलर चीजें बता रहा हूं जो 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं इससे। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी क्या है, ये अपने आप होगी, ठीक है। कहां होगी, कि जैसे आपको पता है कि Na और Cl ये किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है इनके बीच में, जो हम नमक खाते हैं NaCl, आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहां आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो आपके ना कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होते हैं। अच्छा आपको पता है, चलो मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, आपको पता है। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। सिल्वर, जिंक, ठीक है। हम जितने भी मेटल डिफाइन करते हैं ना, इन मेटल को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक को हम बोलते हैं फेरस, यानी जो आयरन ग्रुप है, और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन फेरस, ठीक है। ये सब बातें मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग में जा रहा हूं, अभी मैं आपको बहुत एक मस्त चीज बताऊंगा, ठीक है, आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। फेरस और नॉन फेरस, नॉन फेरस आता है आपका वो जो आयरन ग्रुप से नहीं है, जैसे कि कॉपर, जिंक, जिंक, सिल्वर सिल्वर, गोल्ड। एंड गोल्ड। बिल्कुल, गोल्ड। अरे वाह, तुम लोग तो इंटेलिजेंट है। गोल्ड, ये चार बेसिक होते हैं, ठीक है। और भी हैं, प्लेटिनम वगैरह, इरिडियम है, लेकिन ये मेन बेसिक ये चार होते हैं। अब देखो ये चारों को अगर तुम देखोगे ना, तो जो नॉन फेरस ग्रुप वाले हैं ना, उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। ये मैं तुम लोग को एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ठीक है। जो नॉन फेरस है उनकी कंडक्टिविटी सबकी अच्छी होती, ठीक है। क्यों अच्छी होती कंडक्टिविटी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सारे मटेरियल जो होते हैं नॉन फेरस, ये डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब ये सब थोड़ा सा हायर लेवल की बातें हो गई, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डायमैग्नेटिक समझाऊंगा क्या होता है। तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं। अब इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, राइट, इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी। आपको पता है एल्यूमिनियम कैसे बनता है, ये क्या एल्यूमिनियम मेरे को नेचर में मिलता है क्या? सर बॉक्साइट का वो मिलता सर है, और बॉक्साइट और से मिलता है शायद। वर अरे वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है साहब, वो होता है आपका Al2O3 तो और साथ में 3H2O, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें ना एक छोटा सा जोक सुनाता हूं यहाँ पे। Al2O3 3H2O, ठीक है। तो हमारे साथ में किसी, हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे, तो हमारे साथ में किसी महानुभाव ने, हमारे वी आर फ्रॉम NIT, और NIT इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हमारे साथ किसी एक स्टूडेंट ने टीचर से एक बार ये पूछ दिया कि सर बॉक्साइट में तो Al2O3 3H2O है, और पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवोपरेट हो जाता है, पूरा पूरा बॉयल होकर उड़ जाएगा हवा में। यस तो सर। मेरे को फिर इतना सारा झंझट करने की क्या जरूरत है, मैं तो सीधे सीधे एल्यूमिनियम को, बॉक्साइट को लाके पानी के साथ में मतलब उबालूं, और उसमें से वाटर उड़ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। इतना सारा बड़ा प्लांट लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। और टीचर ने अपना सिर पीट लिया कि हे भगवान, कैसे लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके आ गए। तो, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो 3H2O होता है, ये आपको पढ़ोगे, ये आपको शायद ऑलरेडी पता होगा, ये बॉन्डेड और अनबॉन्डेड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्डेड पार्टिकल है 3H2O, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इवोपरेट नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज, एल्यूमिनियम को बनाने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, वो प्रोसेस आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है। अब एक और मैं आपको यहां पे आज मिलियन डॉलर क्वेश्चन बता रहा हूं शॉर्टकट का, ठीक है। सारे ही नॉन फेरस मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सारे ही नॉन फेरस मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं।
तो अब आप एक चीज समझ के देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं ये कहां से आएगी? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आएगी। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, कुछ नहीं होता, एक एनोड होता है ना, एक आपका एक एनोड कैथोड होगा, एक कैथोड होता है। एक कैथोड होगा। ठीक है, एक कैथोड होगा। तो एक एनोड एक कैथोड को मिला के एक जो सिंपल सी चीज, सबसे सिंपलेस्ट चीज जो हम देखते हैं वो होता है हमारा सेल। ठीक है, जो हम टॉर्च में हर जगह यूज करते हैं, है ना। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कई बार बैटरी बोल देते हैं, लेकिन बैटरी वर्ड गलत है ना। इसका जो हम लोग जो घरों में यूज करते हैं उसको सेल बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोला जाता है। इसका पूरा नाम है प्राइमरी सेल। और जो सेल का कॉम्बिनेशन होगा, अगर बहुत सारे सेल को हम मिला देंगे एक साथ, 4-5 सेल एक साथ लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेल कौन से प्रोसेस से चलता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से चलता है। कौन सी एनर्जी डेवलप करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी डेवलप करता है। और ये क्या पैदा करता है? ये चार्ज पैदा करता है। इसका काम है चार्ज पैदा करना। राइट, समझ में आ गई? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है यस सर। कि अपने आप चार्ज कैसे पैदा होगा? सर। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से पैदा होगा। अपने आप चार्ज कैसे पैदा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से पैदा होगा। ठीक है, अच्छा, अब सवाल उठता है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आ जाते हैं। चलो मैंने बैटरी लगा के एक तो कर लिया, अब मान लो मेरे पास कंडक्टर है। ठीक है, मान लो मेरे पास कंडक्टर है। तो जैसे ही कंडक्टर के पास, मतलब एल्यूमिनियम के साथ, मान लो मेरे पास एक एल्यूमिनियम है, मैंने किसी बैटरी को लगाया, तो ये चार्ज क्या होगा? चार्ज का नेचर होता है फ्लो होना, है ना। ये कोशिश करेगा मैं इसको भी चार्ज कर दूं, राइट। ठीक है, इसको ये कोशिश करेगा मैं इसको भी चार्ज करूं। ये चार्ज क्यों होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग 2 मिनट में समझेंगे। तो ये कोशिश करेगा मैं इसको भी चार्ज करूं, एल्यूमिनियम को भी मैं चार्ज कर दूं। तो इसको क्या बोलते हैं? चार्ज बाय कंडक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। 1 मार्क में पूछा जाता है कि हाउ चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हाउ चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या वो आपका आंसर क्या होगा? कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है भैया, मेरी बैटरी में ऑलरेडी चार्ज था, कंडक्शन के थ्रू चार्ज मेरा दूसरी जगह चला गया। तो इसका मतलब खाली कंडक्शन करके मैं बहुत सारी चार्ज बॉडी को रख सकता हूं। यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। है ना? यस समझ में आ रहा है? किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मेरे को बताओ, और किसी को लग रहा है मैं बोर कर रहा हूं तो बताओ। सर, ठीक है, किसी को भी नहीं लग रहा, हम बिल्कुल मजे ले रहे हैं और बढ़िया पढ़ा रहे हो आप। अच्छा, अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं करंट की बात करूं, एक छोटी सी बात हम लोग और करते हैं। ठीक है, वो बात होती है आपकी कि देखो, सबसे पहले जब हमको ये पता चला कि चार्ज है, और ये चीज कैसे पता चली कि भैया चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है या फ्लो हो सकता है या जो भी है। ठीक है, ये चीज कैसे समझ में आई? ये चीज ऐसे समझ में आई। ठीक है, ये चीज ऐसे समझ में आई, मैं आपको जरा इसका सिंपल से एक चीज समझा दूं कि ये चीज कैसे समझ में आई। ये चीज ऐसे समझ में आई कि जब आप किसी चीज पे आपको करंट लगता है कभी, ठीक है ना, सबको लगता है हमारी लाइफ में, नहीं लगा हो तो एक नॉर्मल टेस्टर होता है, जैसे जिससे हम लोग ये चेक करते हैं कि, एक टेस्टर होता है जिससे हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके सर्किट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो यस सर, लाइट टेस्टर जलती है। काम ही इसी प्रिंसिपल पे, है ना, वो टेस्टर काम ही इसी प्रिंसिपल पे करता है, करंट लगने के प्रिंसिपल पे काम ही करता है वो। ठीक है भाई, जैसे ही अगर आपको ना कभी फील करना हो करंट को आपको कभी फील करना हो तो क्या करने का? वो टेस्टर लगा के, ठीक है, और अपने जीभ से उसको, ठीक है, टच करें हम। ऐसा करना मत, मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग मत करना कभी भी। बिजली के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक चीज होती है। ठीक है, तो अगर आप अपने जीभ से कभी टच करोगे तो आपको करंट फील होगी। ठीक है, तो वो जो टेस्टर होता है, ठीक है, आप जैसे ही उसको टच करते हो तो जो भी आपका चार्ज होता है वो आपके बॉडी से फ्लो होता हुआ अर्थ को चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है, राइट, हमारी बॉडी कंडक्टर है। हमारी बॉडी कंडक्टर क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, या आप सर अपने ऐसे बायोलॉजी के तो टीचर से भी पूछ सकते हो। सर ऐसे तो जो हाँ जी, बैटरी होती है उसको भी हम जो बैटरी होती है सर उसको भी हम जीप पे लगाते हैं तब भी वो करंट सा देती है। नहीं बैटरी देखो, करंट का फ्लो कभी भी कब होगा?
करंट का फ्लो कब होगा? जब सर्किट कंप्लीट होगी, राइट? हाँ, जब सर्किट है ना? एक कंप्लीट बहुत होगी। छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को हमेशा पूछा जाता है ना कि हम तार को टच करते हैं तो हमें करंट लगता है, लेकिन उसी तार पे चिड़िया बैठी रहती है, उसको करंट क्यों नहीं लगता? ये बहुत हाँ छोटा, हाँ बचपन सर, से सुनते आ रहे हो क्वेश्चन। तो सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। तो खाली बैटरी का अगर आप टच करोगे तो सर्किट, मैं बैटरी का तुमको बताता हूं। देखो ये बैटरी है, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। और आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो ना, तो आपके पास में एक टंग क्लीनर होगा। हम लोग एक टंग क्लीनर यूज करते हैं ब्रश करते समय। ये टंग क्लीनर मेटल वाला लेना है, एल्यूमिनियम वाला जो होता है, ठीक है। इसको ना, टंग क्लीनर को बैटरी से इस तरीके से टच करना, राइट? ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और यहां पे आप अपनी जीभ लगा सकते हो टंग क्लीनर के टॉप पे, आपको करंट फील होगी। और नहीं तो टॉर्च वाला छोटा सा बल्ब होता है ना, उसको यहां पे लगाओ, वो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। यस बहुत सर, छोटा सा जलेगा, हाँ। एक्सपेरिमेंट जो घर पे, है ना, ये हम लोग बचपन में बहुत करते थे, ठीक है। आजकल तो टॉर्च सारे खत्म हो गए, एलईडी वाले टॉर्च आ गए हैं, तो मोबाइल में ही टॉर्च आ गए, तो वो वाले बल्ब पता नहीं आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट बहुत करके देखा है। तो हमने भी जो जीप पहली बार लगाई थी वो इसी टंग क्लीनर पे लगाई थी, और एकदम हल्का सा झटका लगता है। और जीभ में ज्यादा लगता है क्योंकि जीभ हमारी सबसे सेंसिटिव है, हमारे बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट है जीभ, ठीक है। तो ये आपका, मैं बता रहा हूं, चार्ज चार्ज कभी भी क्या होगा, दूसरे को चार्ज करके निकलेगा वहां से। तो अब देखो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है कि Q इज इक्वल टू एन जो हम लिखते हैं, इस Q इज इक्वल टू एन में जो n है, ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर में होगा, यानी कि 1 2 3 4 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 होगा, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट क्या होता है, आपको पता ही है कि चार्ज इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मैंने अभी समझाया हुआ आपको कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरी जगह में उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक दो प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। नाउ अब इस चार्ज के साथ में क्या होता है, दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर हमने चार्ज को समझ लिया, तो ये जो चार्ज है ना, मैंने क्या बताया कि दो तरीके से आपके जो चार्ज हैं ये जा सकते हैं, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और कंडक्शन के थ्रू आप जो चार्ज है, कंडक्शन के थ्रू चार्ज को आप क्या कर सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। अब मैं सिंपल एक चीज आपको बताता हूं कि अगर दो चार्ज बॉडी आपस में आ गई, ठीक है, अगर दो चार्ज बॉडी आपस में आ गई, मतलब कि आपने मान लो एक बॉडी को यहां चार्ज किया और एक बॉडी को दूसरी जगह चार्ज किया, तो ये जो चार्ज बॉडी को आप साथ में लेकर के आओगे, अब मैं जिस पॉइंट को बताऊंगा समझना उसको ध्यान से, ये इसके पास में लेकर के आओगे, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। मान लो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में खाली डेफिनेशन दी है, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको, ठीक है। तो अभी आप देखो, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको मतलब बोर्ड लेवल पे नहीं आएंगे, एनटीएससी लेवल पे इससे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड लेवल पे नहीं आते। तो देखो क्या हो गया कि कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये चार्ज, ये कांस्टेंट क्या है, ये सब भूल जाओ अभी, इसकी ये सब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख के दी हुई है, आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अभी तक लेते गए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते गए हो तो भी कोई बात नहीं, मैं सारा मटेरियल आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ऐप पे आपको ऐसे सब कुछ मिल जाएगा, सारी डिटेल, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो यहाँ पे, अब ये चार्ज एक दूसरे को ना फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज ऐसे ही एक चीज आपने क्लास 9th में देखी थी ग्रेविटेशन में, कि अगर दो मास होते हैं M1 और M2, तो वो भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और फोर्स कितना होता है, कांस्टेंट इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, याद है? कांस्टेंट इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे मास आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, वैसी चार्ज आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है। और यहां से हमको दो फील्ड के बारे में पता चल गया, क्यों, कौन कौन सी, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कब लगा सकता है, ठीक है, जब मैं वो मेरे कंट्रोल में है,
उस फील्ड के अंदर है, वो मेरे एरिया के अंदर है, ठीक है। तो हर चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक एरिया होता है जिसके अंदर वो किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। ध्यान से सुनना फिर से, हर चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक एरिया होता है जिसके अंदर वो किसी भी दूसरी कंडक्टर पे फोर्स लगा सकता है, और उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसी एरिया को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको 4 फील्ड बताए थे ना, उसमें 2 फील्ड तो हाथों हाथ क्लियर हो गए कि हर मास दूसरे मास पे फोर्स लगा सकता है अगर वो उसके एरिया के अंदर हो, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। मास मास पे लगाया तो ग्रेविटेशन, चार्ज पे लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी, खत्म बात। बहुत बेसिक लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है, डिटेल हम लोग 11th 12th में जब पढ़ते हैं तब पढ़ेंगे, बहुत बेसिक लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा तो करंट बहनी मुश्किल है, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि भैया ये फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो जाके इधर से उधर चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी एक चीज अपनी जगह से तभी चलेगी जबकि उस पर फोर्स लगेगा। ये न्यूटन्स का लॉ हर जगह वैलिड है, ये चार्ज के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। 2 चार्ज बॉडी, बेटा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 2 चार्ज बॉडी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स तभी लगाएगा जब वो उसके एरिया के अंदर है। तो वो एरिया जिसके अंदर चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सके, वो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यही कहानी होगी कि एक मास दूसरे मास पे जिस एरिया के अंदर फोर्स लगा सके वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के अंदर जितने एरिया के अंदर फोर्स लगा सके वो मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। क्लियर है यहां तक की कहानी? यस सर। ओके, यस सर। अब हम लोग आते हैं कि अब ये फोर्स समझ में आ गया, और हमें मतलब मैं आपको बहुत बेसिक डेफिनेशंस पे काम कर रहा हूं अभी, बहुत बेसिक डेफिनेशन पे, ठीक है। आज अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत अच्छे से। अब देखो अगला सवाल आता है कि ये जो फोर्स मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई तो धक्का मारेगा तब तो चलोगे, कोई तो धक्का मारेगा तब तो चलोगे, ठीक है। कौन धक्का मारेगा भाई? ठीक है, कौन है इनको जो धक्का मारेगा बताओ, ठीक है। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, देखो 2 तरीके के ना लोग होते हैं दुनिया में, ये थ्योरी हर जगह सेम है बाबू, चाहे इंसान को पकड़ लो चाहे चार्ज को पकड़ लो, चलना तो एक ही तरीके से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर खुद ही किताब लेके बैठ जाते हैं, ना पापा मम्मी को बोलना पड़ता है ना टीचर, उनको टीचर की भी जरूरत नहीं होती, ठीक, उनको किसी टीचर की जरूरत नहीं, वो किताब से ही पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, ठीक है कि आ रही कि नहीं बात, आज समझ में आ रही है? आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे, आपके क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, ठीक है, आपके स्कूल में कोई ऐसा होगा, और आपको पहले दिन से पता होता है कि यार ये बच्चा टॉप करने वाला है, ठीक है, ये एग्जाम में भी सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है, ये कंपटीशन में भी सेलेक्ट हो जाएगा, पहले दिन हमें पता जाता है। हम ना उसके साथ कंपटीशन ही छोड़ देते हैं, यार ये हमारे टक्कर का नहीं। हो सकता है आप में भी से कोई एक आध ऐसा हो, मुझे नहीं पता है, तो मेरी फर्स्ट क्लास है, हो सकता है आप में भी से कोई ऐसा हो एक आध, ठीक है, जिसको किसी की जरूरत नहीं। तो ये क्या है? ये सोर्स है, इनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ये बैटरी है, इनके अंदर खुद ही इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी हो रही है, खुद चार्ज पैदा कर रहे हैं अपना, इनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, ये सोर्स है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो आपके जैसे होते हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोग तो हो सकता है सोर्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि अगर वो इनको देख लेते हैं, वो सोर्स को देख लेते हैं, तो उनको जोश आता है, नहीं यार मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप कंडक्टर हो, राइट, आप कंडक्टर हो, कंडक्टर यही काम करता है, जहां उसको सोर्स मिला वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को भी चार्ज करके आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, ठीक है, किसी को भी पास में रख दो, हमें तो नहीं पढ़ना, ठीक है, तो हम इंसुलेटर हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास दिमागी नहीं, हमें कैसे पढ़ा लोगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। बार बार मैं बोल रहा हूं, ये फोर्स कौन देगा? ये सोर्स देगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सोर्स। अब ये सोर्स फोर्स कैसे देगा, ठीक है, अब ये जो सोर्स है, ये फोर्स जिस बैटरी की हम बात कर रहे हैं, ये फोर्स कैसे देगा? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है।
राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, आप इसको समझने की कोशिश करें, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल वर्ड से आप क्या समझते हो, ये बताओ। थोड़े देर के लिए ना, 2 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी को भूल जाओ, खाली मेरे को ना अंग्रेजी में पोटेंशियल वर्ड का मतलब बताओ। कैपेबिलिटी, हम कितना कर सकते, कितना होल्ड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कैपेसिटी है ना, पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी है। भैया आप मेरे मेरे पास में ना, हमारे पास आईआईटी के बच्चे आते हैं हर साल, बहुत से बच्चे आते हैं, ठीक है। मुझे पहले दिन पता होता है, मुझे पहले दिन पता होता है कि यार ये 10 बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन सेलेक्ट जो होगा वो 2 ही होंगे, 8 नहीं होंगे। बताओ क्यों, आप बताओ कारण। सर उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। नहीं, कैपेसिटी तो है, पोटेंशियल है, बिल्कुल पहले दिन मुझे पता है इनमें पोटेंशियल है, लेकिन सेलेक्ट 2 होंगे, 8 नहीं होंगे। सर इतनी सीट्स नहीं होंगी वहां पे। ये लॉजिकल आंसर था, ठीक है। नहीं सीट्स तो चलो, अभी सीट्स वाले चीज पे भूल जाते हैं थोड़ा सा। देखो, पोटेंशियल सर का मतलब डोंट नो हाउ टू यूज द पोटेंशियल। हाँ बेटा, एक्चुअली डोंट नो नहीं होता, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका पोटेंशियल है 10 रोटी खाने का, सबका है, आप सबको पता है कि आप खा सकते हो, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लेकिन इससे आप ज्यादा भी खाते, खा सकते। हाँ आप 10, सबका मतलब अलग अलग होता है, ह्यूमन बॉडी अलग अलग, किसी की 8 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 20 भी हो सकती है, किसी की 5 भी हो सकती है, ठीक है। हम सबका पोटेंशियल है कि हम लोग ना 10 रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन हम खाते हैं क्या, नहीं खाते। कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, हम 10 खाते नहीं। आप एकदम पूरा क्या बोलते हैं गले तक भर के कभी खाना रोज रोज नहीं खाते। हाँ कभी पार्टी में चले गए, कुछ चले गए तो अलग बात है, लेकिन रोज हम लोग थोड़ा सा कम ही खाते हैं भूख से, नॉर्मली। तो वही चीज है, पोटेंशियल एंड वर्क डन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। समझो इस बात को जरा ध्यान से अब, ठीक है, इसी चीज का हमको यहां पर समझना है। पोटेंशियल एंड वर्क डन आर 2 डिफरेंट थिंग। पोटेंशियल तो है, लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए जो काम करना है, आप वो काम करने को तैयार नहीं, ठीक है। आप में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप पढ़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। आप चीजों को समझ लेते हो, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक बार पढ़ाया, आपने फटाक से समझ लिया, आपकी बहुत अच्छी ग्रेस्पिंग पावर है, लेकिन जब तक आप घर पे रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो चीज आप नहीं कर रहे हो, तो वो चीज मुझे पता चल जाता है कि भाई ये 2 जो हैं, ये 2 मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये 8 जो हैं, इनका बहुत तेज दिमाग है, पोटेंशियल है, लेकिन ये उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वही चीज चार्ज के साथ भी होती है, ठीक है, वही चीज चार्ज के साथ भी होती है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि मैंने कोई अपना, हमने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, सोर्स के साथ जोड़ा। सोर्स मतलब प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के साथ जोड़ा। ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है कि उसके इसके अंदर तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी चल ही रही है ना, इसके अंदर तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी चल ही रही है, राइट। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, और आपके पास यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके पास यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है, सुनो, सोर्स यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सोर्स हूं, ठीक है। मेरे को पूरी फिजिक्स आती है, पूरे आईआईटी एडवांस तक की फिजिक्स मेरे को बहुत अच्छे से आती है, राइट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको भी फिजिक्स आती है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आती है। मैं जो चीजें सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, बात समझने की कोशिश करना जरा ध्यान से। मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, जो आप उसको समझ रहे हो, जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जिसको आपके जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं न्यूरॉन्स आपके, वो क्या कर रहे हैं, वो सेंस आपके पास ऑलरेडी था, उसको खाली एक्टिव कर रहे हैं। तो इसका मतलब वही है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्टिव कर रहे हैं आपके। ये चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में हैं, इनबिल्ट हैं। मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में डाल रहा हूं और आपका दिमाग उसको तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, राइट। तो वही बात हो गई कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी लगानी है। तो पहला सवाल तो यह उठता है ना, मुझे पता हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, राइट। पहला सवाल तो यह उठता है, मुझे पता हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि मेरा कंडक्टर कैसा है।
तो आप इतना जवाब तो आपको भी समझ में आ गया होगा अब तक कि सर अगर मान लो एक बच्चा जरा कमजोर है, उसके कॉन्सेप्ट वीक हैं, ठीक है, तो उसके पीछे मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब इस प्राइमरी सेल का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई बच्चा तेज है तो उसके पीछे थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि एक नॉलेज को ट्रांसफर करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पे लेकर के जाना। तो पोटेंशियल जब तक वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। सो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे आप फिजिक्स की भाषा में ये समझो, विच इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क डन। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। भाई ये जी भाई सर। ये मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 12th के स्टूडेंट तक को नहीं क्लियर होता, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, ठीक है। आज ही मैं मतलब क्लास 12th की क्लास ले रहा था और बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पे वो लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, और वो यही रिलेटेड था कि भाई मैं किसी भी चीज पे काम करूंगा, ठीक है, मैं किसी भी चीज पे काम करूंगा तो वो चीज उसको एज अ पोटेंशियल एक्सेप्ट कर लेगी, वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगी। मान लो तुमको आज मेरी क्लास अच्छी लगी तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर क्लियर हो गया, मैंने वर्क डन किया और तुमने उसको एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लिया, तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तो वर्क से वो रिलेटेड है, पोटेंशियल हमेशा वर्क से रिलेटेड है, किसी भी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी हो, दुनिया की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो वर्क से रिलेटेड होगी, खाली इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट है, ये पूरे आईआईटी तक में काम आता है, पूरे नीट में काम आता है, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं समझू कि मैंने कुछ जो काम किया 5-10% वो सक्सेसफुल है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब वर्क कौन कर रहा है भाई? वर्क तो ये बैटरी कर रही है। क्या काम है बैटरी का? चार्ज को यहां से यहां भेजना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, देखो, हाँ जी, तो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या? वर्क डन। देखो पहला शब्द ही वर्क डन आएगा। इन कैरिंग अ चार्ज, चार्ज अभी आप समझ चुके हो अच्छे से क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फ्रॉम इंफिनिटी टू द नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को बहुत दूर से, इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक चार्ज ऑलरेडी हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब अगर मान लो मैंने यहां से वायर जोड़ा तो इस बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मेरा कंडक्टर आ गया, ठीक है, तो वो उसके पोटेंशियल में आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक चार्ज को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक चार्ज को ले जाने में, ठीक है, जितना काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और W इज इक्वल टू वी क्यू। बोलो सब बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, राइट, यस सर। है ना। तो दूसरा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन सबके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। तो ये समझ में आ रहा है, वर्क डन पोटेंशियल का डिफरेंस समझ में आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई यहां पे पॉजिटिव बन गया, यहां पे नेगेटिव बन गया। एक जगह पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन को हमको ट्रेवल करवाना है, सिंपल। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवल है वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवल है वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। यस, द डिफरेंस, यार ये तो लड़का बड़ा ही टैलेंटेड है, अभिषेक, बिल्कुल सही बोला आपने। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जैसे कि मेरा हो गया, मेरे को पूरी फिजिक्स आती है, हाँ, मेरे को पूरी फिजिक्स आती है, मैं 100 पे हूं, ठीक है। और जिस दिन मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, भले तुम्हें आती हो, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम 0 पे हो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब मैं वर्क डन करूंगा और यहां से यहां फिजिक्स ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है, बस। अब मैं वर्क डन करूंगा, यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा। समझ में आया? यस ठीक है, सर। हर Yes, चीज, हर sir. चीज आप बचपन से देख लो, बचपन में पापा मम्मी बड़ी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, अच्छी आदतें सिखाने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस का ट्रांसफर है वो कब तक करते हैं, जब तक कि उनकी पूरी अच्छी आदत आपके पास ना आ जाए। जब जैसे इक्वल हो गया, कनेक्शन बंद, फ्लो बंद। पानी का देख लो,
ठीक है, मैंने यहाँ पे पानी भरा साहब, ठीक है, ये यहाँ पे भरा और ये यहाँ पे भरा, ठीक है, और इसके बीच में मैंने पाइप लगा दी। कब तक पानी ट्रांसफर होगा? जब तक लेवल सेम ना हो जाए, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस है। जिस दिन जब लेवल सेम हो गया, पानी ट्रांसफर बंद, राइट? तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हर जगह है और ये इलेक्ट्रिसिटी में भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पोजीशंस, और इसको बेटर वे में क्या लिखोगे? वर्क डन इन कैरिंग वन चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, सो sir.